हेलो स्टूडेंट, हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे कूलम्ब्स लॉ। तो वहां पे हमने कूलम्ब्स लॉ के लिए फॉर्मूला डेराइव करके देखा था और क्या आया था ये आया था F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये हमारे पास में कूलम्ब्स लॉ से फोर्स के लिए फॉर्मूला आया था। अब ये कब है, यहाँ पे ये आप देखेंगे, ये जो सिंबल बना हुआ है एप्सिलॉन नॉट, ये आपने देखा था, ये परमिटिविटी होती है किसकी, वैक्यूम की या फ्री स्पेस की। अच्छा, अभी तक इसका मतलब ये हुआ कि हम जो चार्ज ले रहे थे Q1 Q2 इस तरह से कि ये Q1 चार्ज है आपका, ये Q2 चार्ज है और उनके बीच में डिस्टेंस है कितनी, स्मॉल r। तो ये जो दोनों चार्ज ले रहे थे हम Q1 Q2, तो इनके बिटवीन मीडियम कौन सा भरा हुआ था। तो हमने कौन सा मीडियम लिया था, हमने यहाँ कोई भी मीडियम नहीं लिया, हमने इनको वैक्यूम में रखा हुआ माना था। हम इनको कहां पे रखा हुआ मान रहे थे, वैक्यूम में रखा हुआ मान रहे थे। लेकिन यदि इन दोनों चार्जेस को उठा करके ले आए हम और किसी मीडियम के अंदर पुट कर दें, जैसे वाटर के अंदर पुट कर देते हैं, तो इस फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इस फॉर्मूले पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो हम देखेंगे। तो हम देखेंगे मीडियम के लिए, तो मीडियम के लिए कैसे लिखेंगे हम फोर्स को। यदि हमने इनके बीच में कोई मीडियम भरा हुआ है, यहाँ पे ये हमने कोई मीडियम भर दिया, तो अब क्या करना है हमें, अब हमें कुछ नहीं करना है। पहले जब वैक्यूम था, फ्री स्पेस था, मतलब कोई मीडियम नहीं था, तो हम लेते थे एप्सिलॉन नॉट काम में। इट्स मीन जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है वो काम में लेते थे। अब हमने मीडियम भर दिया है, तो अब हम परमिटिविटी काम में लेंगे किसकी, मीडियम की। तो फॉर्मूले में तो क्या करना है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट है वहां पे क्या रख देना है, एप्सिलॉन एम रख देना है। तो देखिए क्या होगा, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या पुट करना है हमें, एप्सिलॉन एम इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये होता है मीडियम के लिए कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब थ्योरेटिकली बात करें कि इस पर मीडियम की वजह से इस फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये आप देखिए कि आपके पास में मीडियम दो टाइप्स का हो सकता है। यहाँ पे एक तो हो सकता है कि आपका मीडियम है वो नॉन कंडक्टर है और एक आपका मीडियम कंडक्टर है। तो इस तरह से हम दो टाइप का मीडियम इनके बीच में भर सकते हैं। तो फर्स्ट बात तो हम देखते हैं कि जब हमारा मीडियम कैसा है, इन ए नॉन कंडक्टर मीडियम की बात करते हैं। हमने मीडियम दिया है, वो कैसा है, नॉन कंडक्टर मीडियम। तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप देखिए नॉन कंडक्टर मीडियम के लिए आप क्या एग्जांपल ले सकते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हैं प्लास्टिक या फिर वुड। तो कोई भी इस तरह का कोई मैटर हम इन दोनों चार्जेस के बीच में पुट कर देते हैं, तो क्या होगा। तो जैसे कि ये डस्टर है, वुड का बना हुआ है, ये लीजिए, हमने इसको लिया, एक चार्ज इधर है, दूसरा चार्ज इधर है, उन दोनों के बीच में ये रखा हुआ है। तो क्या होगा, ये अपने यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये अपने यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से ये चार्ज है, ये चार्ज है और इनके बीच में ये मीडियम है जो कैसा है, नॉन कंडक्टर है। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस तरह से ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे या तो रिपल्सन लगाएंगे या फिर अट्रैक्शन। तो क्या होगा, जैसे ही ये मीडियम आएगा इनके बीच में, क्या इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए मीडियम आपका कैसा है, नॉन कंडक्टर, तो क्या जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं ये इजीली यहां तक पहुंचेगा या फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली यहां तक पहुंच जाएगा, क्या नहीं पहुंच पाएगा, ये बीच में इसको रोकेगा, इसको रेजिस्ट करेगा। तो क्या होगा, जो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पहुंच रहा था या फिर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पहुंच रहा था, वो कम पहुंचने लगेगा। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इन नॉन कंडक्टर मीडियम जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, इन ए नॉन कंडक्टर मीडियम इलेक्ट्रिक फोर्स इज डिक्रीजिंग।
तो जब हम नॉन कंडक्टर मीडियम लेंगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करें कंडक्टर मीडियम की तो क्या होगा, इन ए कंडक्टर मीडियम इलेक्ट्रिक फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। देखिए क्या होगा, इज जीरो, इंक्रीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब तो हम मीडियम भी कैसा ले रहे हैं, कंडक्टर मीडियम ले रहे हैं, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था इस चार्ज के पास में वो इजीली पहुंचना चाहिए, उल्टे फास्ट और पहुंचना चाहिए जब हमने कंडक्टर मीडियम फिल किया है तो, लेकिन ये फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वाई, तो इसका रीजन है कि जैसे ही हम कंडक्टर मीडियम फिल करेंगे इनके बीच में तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर मीडियम के अंदर पूरी तरह से फिल हो जाता है, फ्लो होने लग जाता है। तो ये कंडक्टर मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने यूज में लेने लग जाएगा और इसको इधर पहुंचाएगा ही, या फिर इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो कंडक्टर मीडियम है, कंडक्टर मीडियम है ये क्या करेगा, ये इसकी जो परमिटिविटी होती है मैथमेटिकल फॉर्म में कहें तो इसकी जो परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन एम, वो कितनी होती है, वो इन्फिनिटी होती है। कंडक्टर मीडियम के लिए परमिटिविटी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। तो अब जैसे ही यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे कंडक्टर मीडियम के लिए तो देखिए फोर्स क्या होगा, फोर्स फॉर कंडक्टर मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई और एप्सिलॉन एम की जगह क्या पुट करेंगे हम, इन्फिनिटी इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और आपको पता है नीचे इन्फिनिटी आने का मतलब क्या हो गया, ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। तो जो मीडियम के अंदर कंडक्टर मीडियम के अंदर फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इसका मीडियम का इफेक्ट होता है। तो आपको ये नोट करना है, ये नोट करना है, बस आपने यहां तक कल नोट कर ही दिया था तो ये नोट करना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए नेक्स्ट क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर 1 और 2 मार्क्स का पूछता रहता है ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए क्या होता है, बहुत ही इजी है, डिफाइन करना है इसको। जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो हम फोर्स या तो वैक्यूम के लिए कैलकुलेट करते हैं या फिर किसी मीडियम के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। वैक्यूम है या स्पेस है, स्पेस में चार्ज रखे हुए हैं तो हम फोर्स स्पेस के लिए कैलकुलेट करेंगे और मीडियम के अंदर है तो फोर्स मीडियम के। तो इन दोनों का जब हम रेशियो लेते हैं, इन दोनों का क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, तो वह रेशियो ही होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, द रेशियो ऑफ कांस्टेंट। तो ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डिनोट किससे करते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। तो इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं और फॉर्मुलाइज कैसे करेंगे, के इज इक्वल टू फोर्स इन स्पेस अपॉन फोर्स इन ए मीडियम। जो फोर्स है स्पेस का उसे लिख देते हैं हम एफ नॉट से और मीडियम का है उसे लिख देते हैं एफ ऑफ एम से। तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अच्छा इसको और भी आगे भी लिखा जा सकता है, तो देखिए वो कैसे लिखना है आपको पता है एफ नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो एफ नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं और एफ एम की वैल्यू पुट करते हैं। तो के इज इक्वल टू एफ नॉट की वैल्यू क्या होगी, एफ नॉट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एफ एम की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लेंगे, अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो क्या लेंगे एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गए, इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं उल्टा करके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो जाएगा इसका, ये ऊपर और 1 नीचे, तो 4 पाई एप्सिलॉन एम पहुंच गया ऊपर, नीचे आ गया आपका 1, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो के इज इक्वल टू
एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, इसको हम दूसरी टर्म से भी डिनोट करते हैं, उसे बोलते हैं हम एप्सिलॉन आर। क्या होती है एप्सिलॉन आर, या तो इसको के बोल सकते हैं या फिर इसको एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में हमें यही पूछा जाता है तो हमें ऐसे ही डिफाइन करना है। तो क्या होता है एप्सिलॉन आर, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करना है आपको तो क्या होगा रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी होगा आपका द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ स्पेस इज नॉन एज रिलेटिव परमिटिविटी। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी। तो ये होता है आपके रिलेटिव परमिटिविटी। किससे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। तो ये हो गया आपके पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशंस और उनके फॉर्म दे। तो इनमें से क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछता रहता है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर पाता है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी को। तो आपको दोनों को ध्यान रखना है, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से फॉर्मुलाइज करके लिख लेते हैं। तो ये आपको नोट करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इसमें क्या करना है आपको पता है फोर्स वेक्टर फॉर्म में होता है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसके लिए आपको कूलम्ब्स लॉ के लिए जो हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करना है, बहुत ही इजी है। कल हमने यहां तक देख लिया था, वी नो दैट F vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 upon R vector के मॉड का Q into R vector। ये हम देख चुके थे। इसको देते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। यहां से आगे अब हम इसे सॉल्व करेंगे किस तरह से। देखिए हमें क्या करना है, हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया इस तरह से। ये हमारे पास में वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हमने लिया ओरिजिन पॉइंट। जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए और एक स्टेबल पॉइंट चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पोजीशन को शो कर सकते हैं या फिर उसकी डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। तो देखिए आप वैक्यूम में डायरेक्टली डायरेक्शन शो नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूँ ये डस्टर कहाँ पे, आप बताएंगे कहाँ पे, मेरे हाथ में। अच्छा मेरे हाथ को छोड़ो, आपको किसी से रिलेटेड नहीं करना है, इसको आप बताओगे कहाँ पे। तो हम रिलेटेड नहीं करेंगे तब तक हम इसकी पोजीशन को नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमने एक ओरिजिन पॉइंट लिया, ये वह पॉइंट है जिससे रिलेटेड करके हम पोजीशन को शो करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे पोजीशन शो किसकी करनी है, तो हमें यहाँ पोजीशन शो करनी है चार्जेस की। ये फर्स्ट चार्ज है हमारे पास में Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, ये दोनों रखे हुए हैं। फर्स्ट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा R1 वेक्टर और दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर होगा R2 वेक्टर। ये दोनों हमारे पास में इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब क्या होगा कि जो Q1 चार्ज है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा। यही तो होगा, ये दोनों चार्ज पास पास में होंगे तो या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। तो Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाता है, Q1 चार्ज Q2 पे, सपोज दैट दोनों सेम नेचर के हैं तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन फोर्स। तो Q1 Q2 को इधर की तरफ फोर्स करेगा, इधर पुश करेगा। तो देखेंगे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, फर्स्ट चार्ज का, किस चार्ज पर, सेकंड चार्ज पर। तो इसे कैसे डिनोट करते हैं, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू फर्स्ट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट।
तो ये लिखा हमने, इसका मतलब क्या है, सेकंड चार्ज पर जो फर्स्ट चार्ज फोर्स लगा रहा है वह फोर्स। ऐसे ही आपका सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में होगा आपका फोर्स किस चार्ज पर, फर्स्ट चार्ज पर, और किसकी वजह से, तो ड्यू टू सेकंड। ये F12 की डायरेक्शन होगी। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इनके कि ये कितना फोर्स लगा रहे हैं। हम क्या करेंगे इसको, हम ये डेरिवेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के सिमिलर है या नहीं है, उसको फॉलो करता है या नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो जो फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पे फोर्स लगा रहा है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए पहले तो हमने ये जो सिस्टम बनाया है इसे लिख देते हैं, फिर एग्जाम में हमें शो करना होगा कि ये सारी चीजें क्या है। तो क्या लिखेंगे, एट फर्स्ट, तो देखिए क्या किया हमने, एट फर्स्ट वी टेक ए XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, O इज ओरिजिन पॉइंट। हमने क्या किया, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, O इज ओरिजिन पॉइंट। इन दिस सिस्टम देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ये पुट किया हमने। उसके बाद में हमने क्या देखा कि इनके पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ देम आर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। नाउ वी कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। जो Q2 चार्ज है उस पर Q1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कितना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो हम F21 कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना होगा, देखिए इक्वेशन इससे 1 से कैसे लिखेंगे इसको, 1 एज इट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इनटू चार्जेस वही है Q1 एंड Q2, तो Q1 एंड Q2 एज इट अपॉन R वेक्टर। ये R वेक्टर इनके बीच का है ना, इनके बीच का पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। लेकिन अब हम कैसे लेंगे R वेक्टर को, देखना हम पहले के कारण, फर्स्ट चार्ज के कारण सेकंड चार्ज पे जो फोर्स है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट की वजह से सेकंड की तरफ ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमें जो पोजीशन वेक्टर लेना है वो इस डायरेक्शन में लेना है। तो हम कैसे लेंगे वो पोजीशन वेक्टर, वो पोजीशन वेक्टर लेते हैं हम इस डायरेक्शन में और उसे डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर कौन से चार्ज का, सेकंड चार्ज का, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। तो ये पोजीशन वेक्टर होगा R21 वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो हम R वेक्टर की जगह क्या काम में लेंगे, R21 वेक्टर और इसका मॉड का क्यूब डॉट, फिर वही R वेक्टर की जगह क्या काम में ले रहे हैं हम, R21 वेक्टर। R21 वेक्टर क्या है, हियर R21 वेक्टर इज चार्ज। तो ये हो गया हमारे पास में R21 वेक्टर। क्या है R2 वेक्टर, R21 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है कौन से चार्ज का, सेकंड चार्ज का, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट चार्ज के रेस्पेक्ट में। तो अब इसे हम लिखते हैं आगे, कैसे लिखेंगे देखना। आपने 11th क्लास में एक वेक्टर्स के अंदर एक लॉ पढ़ा था, आपको याद हो तो, ट्राइंगल लॉ पढ़ा है ना। तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स क्या करते हैं, ये जो तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की, इनको वेक्टर से रिप्रेजेंट करें और 2 साइड्स को हम सेम ऑर्डर में लेते हैं, तो जो थर्ड साइड होगी वो अपोजिट ऑर्डर में उनके रिजल्टेंट को शो करती है। तो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं वो Q1 Q2 एक ट्राइंगल बन रहा है। इसमें हमने तीनों साइड्स को वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड, ये थर्ड। इनमें से 2 साइड सेम ऑर्डर में है, कौन कौन सी है, एक तो ये वाली और दूसरी ये, और तीसरी वाली जो साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में। हम ऐसे चल रहे हैं, अब हम ऐसे आते हैं लेकिन ये वेक्टर ऐसे जा रहा है अपोजिट ऑर्डर में। तो R2 वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में, R1 और R21 ये सेम ऑर्डर में। तो ये सेम ऑर्डर में, तो इन दोनों का टोटल या इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। यही तो है कि इन दोनों के रिजल्टेंट को ये अकेला शो करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, इन ट्राइंगल O Q1 Q2 जो R2 वेक्टर है
वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर के। तो यहां से हम r21 वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी, r21 वेक्टर इज इक्वल टू, इधर पहले से r2 वेक्टर है, r1 वेक्टर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, वैल्यू पुट करो, सो f21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 इनटू q2 अपॉन, इसकी जगह क्या पुट करेंगे हम, इसकी जगह पुट करेंगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का होल क्यूब, और इसकी जगह भी क्या रखेंगे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं कि जो सेकंड चार्ज है वो फर्स्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो वो देखेंगे हम। नाउ वी कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो कितना होगा, F1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्जेस वही है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब हम वेक्टर इस डायरेक्शन में लेंगे, इधर की तरफ, तो इधर की तरफ वेक्टर लेंगे तो वो ऐसे होगा, और उसको डिनोट करते हैं हम पोजीशन वेक्टर, किसका, फर्स्ट चार्ज का, किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड के में। तो क्या आएगा वो r12 वेक्टर, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे r12 वेक्टर, इसके मॉड का क्यूब, और r12 वेक्टर एज इट, ये आएगा अब हमारे पास में। अब हम r12 वेक्टर की वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो आपने इधर से ये नोट कर लिया हो, इसको क्लियर करते हैं। देखिए तो देखना है हमें F12 के लिए R12 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो हियर इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं वही OQ1 Q2, और ट्राइंगल लॉ से देखेंगे तो आप यहाँ पे अब R12 वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ या इधर की तरफ, तो आप देखेंगे ये है इस तरह से। तो ये तीनों साइड वही वेक्टर से रिप्रेजेंट है। कौन कौन सी साइड सेम ऑर्डर में, तो यहां से चलते हैं हम, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम ऑर्डर में, दोनों सेम ऑर्डर में, और ये थर्ड वाली अपोजिट में। हमको ऐसे जाके यू आना था, लेकिन ये साइड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो R1 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, R1 वेक्टर इज इक्वल टू इन दोनों के टोटल के, किसके, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। यहां से हम R12 वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, R12 वेक्टर इज इक्वल टू, इधर पहले से R1 वेक्टर है, हम R2 वेक्टर को इधर लेके आएंगे तो माइनस R2 वेक्टर, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, सो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह क्या पुट करेंगे हम, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और फिर वही R12 वेक्टर की जगह R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन लेना है, वो अभी आपको पता चल जाएगा हम क्यों लेते हैं। देखिए माइनस कॉमन लेते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2, यहां से माइनस लेते हैं, अच्छा इसका क्यूब था और मॉड भी लगा हुआ था, तो देखिए यहां से माइनस कॉमन लेते हैं, तो मॉड माइनस कॉमन लिया हमने, तो माइनस कॉमन लेंगे तो R1 जो पॉजिटिव है वो तो हो जाएगा नेगेटिव, और R2 जो नेगेटिव है उसका माइनस गया बाहर, तो ये हो गया पॉजिटिव, तो इसको आगे लिख दिया, और इसकी ऑल पावर कितनी है, 3। ऐसे ही यहाँ पे लेते हैं तो माइनस कॉमन, अच्छा यहाँ से जो माइनस कॉमन लिया उसको ले आता हूं मैं आगे, वो आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो R1 है वो पॉजिटिव था, वो तो हो गया नेगेटिव, और R2 जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव। तो हमने यहां से भी माइनस कॉमन लिया है और यहां से भी माइनस कॉमन लिया है, लेकिन जो यहां से माइनस कॉमन लिया है वो अब मॉड से बाहर जाएगा। तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या है, मॉड माइनस को खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू ये माइनस एज इट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2। और जब मॉड से हम माइनस को बाहर लेंगे तो मॉड माइनस को खत्म कर देगा। यहाँ पे क्या बचेगा, मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इसकी होल पावर 3 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अच्छा, एक माइनस को छोड़ के ये वाली वैल्यू देखना, फोकस करना थोड़ा, ये वैल्यू इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड में ये वाली वैल्यू मिल रही है कैसे है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 Q2 R2 माइनस R1 का Q, R2 माइनस R1 का Q, R2 माइनस R1, R2 माइनस I1। तो ये एज इट है, कंप्लीट है या नहीं। तो इस पूरी की जो वैल्यू है, इस पूरे टर्म की यहां से और यहां तक, वो किसके इक्वल है, F21 वेक्टर की। तो इसको हटा के हम F21 रख सकते हैं। अरे ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, F21 वेक्टर की। तो इसकी जगह पे हम F21 वेक्टर पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इधर क्या रहा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एज इट, और ये वाली टर्म किसके इक्वल थी, F21 वेक्टर की। तो ये लिख दिया हमने F21 वेक्टर। तो ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, आपको कुछ दिख रहा है क्या इसमें, देखो देखिए कि जो फोर्स है किस चार्ज पर, फर्स्ट चार्ज पर ड्यू टू सेकंड, मतलब जो दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है और फोर्स दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज की वजह से। तो जो पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है और दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है, मतलब एक दूसरे पे ये जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों फोर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस। इट्स मीन जब भी वेक्टर के आगे माइनस लगता है तो इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है। तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। इट्स मीन जितना फोर्स ये इस पर, ये वाला चार्ज जितना फोर्स इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में लगाएगा, उतना ही फोर्स इस चार्ज पर ये चार्ज इस डायरेक्शन में लगाएगा। और यही तो है न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना फोर्स फर्स्ट चार्ज पे लग रहा है उतना ही सेकंड चार्ज पे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो इसे हम देख सकते हैं फाइनली, दिस इज लॉ। वी कैन से दैट कूलम्स लॉ इज ऑब्वे न्यूटन्स थर्ड लॉ। दैट्स ऑल। ये आपका यहाँ पे कूलम्स जो लॉ है उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फिनिश होता है। एकदम इजी है, कुछ नहीं किया हमने, कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, बस एक वेक्टर जो हमने ट्रायंगल का वेक्टर रूल पढ़ा था वो काम में लिया है यहाँ पे। तो थोड़ा उसे आप 11th क्लास से देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आपका जहां तक है मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट।